मेरा नाम अतुल है। उसका मासूम चेहरा देखकर मुझे कभी कभी उस पर तरस आता था, लेकिन फिर मैं सोचता था कि मुझे उस पर तरस नहीं खाना चाहिए। ये मासूम सा चेहरा सिर्फ एक दिखावा है। उसके चेहरे पर मासूमियत होने के साथ साथ खूबसूरती भी बहुत थी। उसका खूबसूरत चेहरा, लंबे घने काले बाल, झील सी गहरी आंखें, ये गोरा चिट्टा रंग, उन आंखों में आंसू थे, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर लाल लाल थप्पड़ों के निशान, होठों से निकलता हुआ खून और शरीर जख्म से चूर चूर हो रहा था। मेरी जिंदगी ने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। मैं एक तरफ से इस उलझन का शिकार था और दूसरी तरफ से मेरा दिल कहता था कि ये लड़की बेगुनाह है, इसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन जो सबूत इसकी तरफ जा रहे थे उनसे तो मुझे यही लगता था कि ये मासूम नहीं है और ना ही मुझे इस पर तरस खाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऊपर से जैसे दिखते हैं अंदर से तो बिल्कुल भी वैसे नहीं होते। मैं अपने दिल के जज्बात को बहुत काबू करने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरा दिल मानता ही नहीं था। आज वो मेरी दुल्हन बनी मेरे कमरे में मेरा इंतजार कर रही थी। ये शादी बहुत जल्दबाजी में हुई थी। मेरा शुरू से ही सपना था कि मेरी शादी एक ऐसी लड़की के साथ हो जिसे मैं बहुत प्यार करूं, जो बहुत सुंदर हो, जो मेरी हर फीलिंग को अच्छी तरह से समझे। लेकिन मेरी शादी तो मेरी सोच से बिल्कुल अलग हुई थी। इधर मेरी बहन आकर बार बार मुझसे कहती थी कि भैया कमरे में जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं था कि एक तरफ बैठा हुआ सिगरेट पिए जा रहा था। एक समय वो था जब मैंने अपने भाई की मौत का सबसे ज्यादा दुख अपने दिल से लगा लिया था, और उस समय भी मैंने बहुत सिगरेट पी थी। और एक समय ये है जब मैं बहुत दुखी हूँ और फिर से मैंने स्मोकिंग करनी शुरू कर दी है। मैं बहुत अच्छा था, पढ़ा लिखा था, बहुत समझदार था। मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करते करते गुजार दी थी। भगवान की कृपा से मैं एक कामयाब इंसान भी था, मगर मेरी मजबूरी मेरा भाई था, मेरा वो भाई जिसको मैं बहुत प्यार करता था। हम दोनों भाइयों में सिर्फ 3 साल का फर्क था, इसलिए हम दोनों का बचपन ज्यादातर एक साथ ही गुजरा था। मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसके शौक बहुत अजीब थे। वो मुझसे बड़ा था, लेकिन मैं उसका नाम लिया करता था, क्योंकि हम दोनों भाई शुरू से ही दोस्तों की तरह ही एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मेरी बहन बार बार मुझे कमरे में जाने के लिए कह रही थी, लेकिन मैंने उससे कह दिया था कि तुम लोगों के कहने पर मैंने इस लड़की से शादी तो कर ली है, मगर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरी बहन कहने लगी कि भाई, आपने तो उसे शादी ही सजा देने के लिए की है, तो फिर अब उसे सजा देने का समय आ गया है। मगर ये लड़की तो इस घर की बहू बन चुकी है। प्लीज भाई, कमरे के अंदर चले जाओ और इस लड़की से हमारे भाई की मौत का बदला आपको ही लेना है। मुझे समझाकर मेरी बहन वहां से जा चुकी थी, मगर मैं 6 महीने पहले होने वाले उस हादसे में खो गया था, जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया था। और यही वजह थी कि आज ये सदमा मेरे दिल को लग रहा था। पिछले 6 महीने पहले हम लोग बहुत खुश थे। मेरा बड़ा भाई अंकुश बचपन से ही बहुत जिद्दी था। उसने हमेशा से ही अपनी मनमानी की थी। उसके कुछ दोस्त थे जिनके साथ वो हमेशा आवारागर्दी करने में लगा रहता था, जबकि मैं शुरू से ही अपने पेरेंट्स का आज्ञाकारी बेटा था। हम दोनों भाइयों में जमीन आसमान का फर्क था। मैं अपने भाई को बहुत समझाया करता था कि पापा का बिजनेस संभालो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। मेरे भाई ने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली थी, मगर अभी वो पापा का बिजनेस संभाल के जिम्मेदारियों में नहीं घिरना चाहता था। हम दोनों भाई जवान हो चुके थे। मम्मी चाहती थी कि वो पहले अंकुश भाई की शादी कर दे, उसके बाद मेरी और मेरी बहन की शादी हो जाए। मम्मी अंकुश के लिए लड़कियां तलाश कर रही थी, मगर अंकुश तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। मम्मी चाहती थी कि अंकुश के लिए उन्हें एक ऐसी संस्कारी लड़की मिल जाए जो मेरे भाई की पत्नी बनने के बाद उसे सुधार कर रख दे, क्योंकि अगर हमारे घर में कोई आज़ाद ख्याल वाली लड़की आ गई तो वो मेरे भाई को सुधारेगी नहीं, बल्कि उसके ही जैसी हो जाएगी। इसलिए मेरी मम्मी को संस्कारी और घरेलू लड़की की तलाश थी, जो इस घर को बनाकर भी रख सके और मेरे भाई को अपनी समझदारी से ठीक कर सके। मम्मी को ऐसी लड़की कहीं नहीं मिल रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से मेरी मम्मी ने शादी में एक लड़की को देखा था। उसका नाम अदिति था। अदिति बहुत सुंदर थी। मम्मी का तो उस पर दिल ही आ गया था। मम्मी चाहती थी कि वो जल्द से जल्द उसे अपने घर की बहू बना ले,
मम्मी ने उस लड़की के घर रिश्ता ले जाने से पहले अंकुश से बात की थी। उससे कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है। अंकुश तो मम्मी की बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता था, क्योंकि उसे हम लोगों के पास बैठने का भी ज़्यादा समय ही नहीं होता था। उसकी तो ना जाने कितनी गर्लफ्रेंड्स थीं जिनके साथ वो टाइम पास किया करता था। काफ़ी सारी लड़कियों के साथ कांटेक्ट होने के बाद भी उसने कभी किसी भी लड़की को सीरियस नहीं लिया था। उसे सच्चा वाला प्यार किसी लड़की के साथ हुआ ही नहीं था। बस वो तो इसी सब में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। मैं अपने भाई को बहुत समझाया करता था कि ये काम छोड़ दो और मेरी तरह एक सिंपल इंसान बन जाओ। मेरा भाई तो मेरी बात सुनकर मुझ पर बहुत हंसता था और कहता था कि तुम आज के मॉडर्न ज़माने में भी इतने पुराने ख्याल क्यों रखते हो। ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहिए और अपने शौक़ पूरे करते रहना चाहिए। क्या पता ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए। मैं अपने भाई से कहता था कि भाई तुम कभी नहीं सुधरोगे। कहने को तो अंकुश उम्र में मुझसे बड़ा था, लेकिन उसे कोई एडवाइस चाहिए होती थी, या फिर वो किसी मुसीबत में फंस जाता था, या फिर उसे कोई काम होता था जो डैड नहीं कर सकते थे, तो वो उस काम को मुझसे करवाया करता था। मैं उससे इतना प्यार करता था कि मैंने बचपन से लेकर अब तक उसका हर कहना माना था। उसकी हर अच्छी बुरी बात के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था। कौन कौन उसका दोस्त था, उसकी कौन कौन सी गर्लफ्रेंड्स थीं, वो मुझसे अपनी हर बात शेयर किया करता था। मम्मी उससे बार बार पूछ रही थी कि मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं या नहीं, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी शादी करनी है। तुम्हें जिम्मेदारियों में बांधना है, तुम्हें शादी के बंधन में बांध देना है ताकि तुम पर कंट्रोल किया जा सके। मेरा भाई मम्मी की बातों पर खूब हंसता था और उनसे कहता था कि मुझे तो लव मैरिज करनी है और लव मैरिज के लिए किसी लड़की से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। आज तक मेरा किसी एक लड़की पर दिल ही नहीं आया। मुझे तो किसी ऐसी लड़की की तलाश है जिसको मैं देखूं तो बस देखता ही रह जाऊं, जो पहले ही नज़र में मुझे अपना दीवाना कर दे और फिर उसके बाद मैं किसी लड़की को ना देख सकूं। सिर्फ वही लड़की मेरी ज़िंदगी बन जाए। मम्मी कहती थी कि तुम ये फिल्मी डायलॉग मारना बंद करो और लड़की का फ़ोटो देखो। बड़ी मुश्किल से अंकुश ने उस लड़की का फ़ोटो देखा था और फिर वो फ़ोटो देखते ही कहीं खो सा गया था। हम लोग समझ गए थे कि लड़की अंकुश को पसंद आ गई है, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले जितने भी डायलॉग मारे थे वो सारे ही डायलॉग यहीं आकर अटक कर रह गए थे। अंकुश उस लड़की का फ़ोटो देखता ही रह गया था और उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। अंकुश ने कहा था कि मम्मी आपकी तो चॉइस बहुत अच्छी है, आपने मेरे लिए बहुत अच्छी लड़की सिलेक्ट की है, अब मैं इसी से शादी करूँगा। उसका ये जवाब सुनना था कि हम लोग खुशी से झूम उठे थे। मम्मी ने पूरे घर में मिठाइयाँ बंटवाई थी। पापा भी बहुत खुश हुए थे। अब पापा को भी लगता था कि अंकुश सुधर जाएगा, अपने उन आवारा दोस्तों का साथ भी छोड़ देगा। लड़की बहुत संस्कारी है, वो ज़रूर उसे सुधार देगी और अब तो बेटे को लड़की पसंद भी आ गई है, इसीलिए वो उसके साथ खुश भी रहेगा। मेरी मम्मी ने इस लड़की के साथ अंकुश का रिश्ता तय कर दिया था। लड़की मिडिल क्लास फैमिली की थी और हम हाई क्लास लोग थे, इसलिए अदिति के घर वाले आसानी से इस शादी के लिए मान गए थे। वो तो अपनी बेटी को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे थे जिसका रिश्ता हमारे घर से गया था। हमने अदिति के बारे में सुना था कि वो बहुत मासूम और सीधी साधी लड़की है। उसकी यही मासूमियत मेरी माँ को बहुत पसंद आई थी। मेरे भाई और अदिति की सगाई हो चुकी थी। उन दोनों की शादी में सिर्फ 1 महीने का समय रह गया था। मेरा भाई शादी से बहुत खुश था और हम सब लोग भी बहुत खुश थे। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। अंकुश ने जब अदिति को फोटो में देखा था वो तभी से उसका दीवाना हो गया था, लेकिन जब उसकी सगाई हुई थी और उसने अपनी होने वाली पत्नी के रूप में अदिति को अपने सामने बैठा हुआ देखा था तो वो और ज़्यादा पागल हो चुका था। इसलिए वो उससे मिलने के लिए और उससे बात करने के लिए बेकरार हो रहा था। अदिति की कोई बहन नहीं थी और ना ही कोई भाई था। वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। अंकुश ने कई बार अपनी बहन से कहा था कि वो अदिति से उसके फ़ोन पर बात करवा दे, मगर अदिति इतनी शर्मीली थी कि मेरी बहन से भी बस थोड़ी सी ही बातचीत करती थी। हमारी बहन यही कहती थी कि अदिति अंकुश भैया से बात नहीं करना चाहती, क्योंकि 1-2 बार वो अदिति से इस बारे में कह चुकी थी कि मेरे भैया तुमसे बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, मगर उसने मेरे भाई से फ़ोन पर बात नहीं की थी। शायद एक बार उसकी बात हो भी गई थी, क्योंकि उसने ज़बरदस्ती अपनी बहन का फ़ोन लेकर अदिति का नंबर डायल किया था और उसके नंबर पर जब कॉल लगाई तो अदिति ने रिसीव की थी। उन दोनों के बीच क्या बात हुई थी ये बात तो मैं नहीं जानता था। उस दौरान ऑफिस में ज़्यादा काम होने की वजह से मैं और मेरे डैड बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे थे,
इधर घर में मम्मी और बहन भी शादी की तैयारियों में लगी हुई थी, तो वो भी बिजी चल रही थी। अंकुश भाई क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, उससे मेरी ज्यादा बातचीत नहीं हो पा रही थी। अब अंकुश की शादी में सिर्फ 20 दिन रह गए थे। रात का समय था जब मैंने देखा कि अंकुश अपने कमरे से निकलकर कहीं जा रहा था। मैं जल्दी से उसके पीछे पीछे दौड़ा और मैंने उससे कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैंने कहा, रात के 2 बज रहे हैं, तुम अब अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो तो घर वापस कब तक आओगे? अब तुम्हें ये हरकतें छोड़ देनी चाहिए, तुम्हारी शादी होने वाली है। अंकुश कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। अब वैसे भी मेरी शादी होने जा रही है, तो पत्नी आने के बाद मैं उसके साथ ही घर में सारी रात गुजारा करूंगा। इसलिए अब जितने भी दिन रह गए हैं वो तो मुझे अपने दोस्तों के साथ गुजारने दो। ये कहकर हम दोनों हंसने लगे थे। मैंने उससे कहा था कि अच्छा ठीक है जाओ, मगर जल्दी घर वापस आ जाना। वो जा चुका था। मुझे सारी रात अपने ऑफिस का काम करते करते हो गई थी। फिर मुझे ध्यान आया कि अंकुश घर आया भी होगा या नहीं। मैंने अंकुश के नंबर पर कॉल की तो मुझे गाड़ियों की आवाज आ रही थी। उसने कॉल रिसीव की। मैंने उससे कहा, तुम गाड़ी में बैठकर कहाँ जा रहे हो, घर नहीं आ रहे? अंकुश कहने लगा कि तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बतानी है। मैंने कहा, बताओ। तो वो कहने लगा कि तुम्हारी भाभी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। मैंने कहा, किसने? अदिति ने। तो वो कहने लगा कि हाँ, मैं उससे मिलने के लिए ही उसके घर जा रहा हूँ। मैंने घड़ी में समय देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। मैंने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो, ये कोई समय है उससे मिलने का? अंकुश कहने लगा कि उसी ने मुझे अपने घर बुलाया है। अच्छा चलो, मैं बाद में बात करता हूँ। अदिति का घर आ गया है, वहां से आने के बाद तुम्हें बताऊंगा कि मेरी और अदिति की मुलाकात कैसी रही। मैंने सोचा कि सच में अंकुश इस लड़की के पीछे पागल हो गया। अभी से ही वो इसकी मोहब्बत में इतना डूब गया है, जब वो घर में आ जाएगी तो ना जाने क्या करेगा। लेकिन इस समय मुझे उस लड़की का अपने भाई से मिलना कुछ ठीक नहीं लगा था। मैंने सोचा कि हो सकता है वो लड़की भी अब मेरे भाई से प्यार करने लगी हो, इसलिए उसने उसे मिलने के लिए बुलाया हो। मैंने सोचा मुझे इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वैसे भी उन दोनों की शादी में 20 दिन रह गए हैं। अगर वो लोग मिल रहे हैं या आपस में बातें कर रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल शादी से पहले सब लोग ये सब करते हैं। मैं वापस अपने काम में बिजी हो गया था। मैं बहुत थक चुका था, इसलिए मैं लगभग सुबह के 6 बजे अपना लैपटॉप बंद करके गहरी नींद में सो गया था। फिर सुबह के 11 बज रहे थे जब मुझे एक जोरदार शोर की आवाज आने लगी थी। ये शोर कैसा था मैं समझ नहीं पाया था। मैंने सोचा कि हो सकता है कि पापा किसी नौकर को डांट रहे हों या फिर मम्मी। ये सोचकर मैं दोबारा से नींद में खो गया था जब मेरी बहन कमरे में आई और उसने मुझे जोर जोर से हिलाया। कहने लगी कि भाई जल्दी से उठो, गजब हो गया। मैंने घबराकर अपनी आंख खोली थी। देखा तो वो बुरी तरह से रो रही थी। मैं उसको देखकर घबरा गया। मैंने कहा, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? तो वो कहने लगी कि भाई जल्दी से नीचे चलो। मैंने पूछा, लेकिन हुआ क्या है? तो वो कहने लगी कि अंकुश भाई का मर्डर हो गया है। पुलिस वालों ने पापा को उनकी डेड बॉडी लेने के लिए बुलाया है। एक पल को मुझे अपनी बहन की बात पर यकीन नहीं आया था। मैंने उसे डांट दिया था कि तुम ये कैसा बेहुदा मजाक कर रही हो, मगर वो जिस तरह रो रही थी और उसकी हालत जितनी बुरी हो रही थी वो मजाक नहीं कर सकती थी। उसने मुझे नीचे चलने के लिए कहा। जब मैं नीचे गया तो पूरा घर भरा हुआ था। मेरे माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि ये बात सच थी कि मेरे भाई का कत्ल हो चुका था। ये कत्ल किसने किया था और क्यों हुआ था, कब हुआ था, ये बात तो पुलिस पता लगाने के बाद ही बता सकती थी। मेरे भाई की डेड बॉडी सड़क पर पड़ी हुई मिली थी सुबह के 7 बजे। जब लोगों ने वहां पर मेरे भाई की डेड बॉडी देखी तो वहां के लोगों में हड़कंप मच गया और उन्होंने पुलिस को बुला लिया। जब डेड बॉडी की पहचान की गई तो मेरे घर पर कॉल की गई। हम लोग भाई की डेड बॉडी को जाकर ले आए थे। भाई की हालत बहुत बुरी थी, किसी ने उन्हें चाकू से मारा था। अपने भाई की मौत पर मैं बेहद अफसोस में चला गया था, क्योंकि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता था। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे इस तरह छोड़कर चला जाएगा। वो तो मुझसे कहकर गया था कि वो जल्दी घर आ जाएगा। उसकी शादी होने वाली थी। घर में उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी और जब मेरी उससे फोन पर बात हुई थी तो उसने मुझसे कहा था कि वो अदिति से मिलने के लिए जा रहा है। पुलिस ने जिस जगह से मेरे भाई की लाश को उठाया था वो जगह अदिति के घर के ही आसपास की थी।
इधर पुलिस मेरे भाई के कातिल को ढूंढ रही थी। उसकी सारी कॉल डिटेल्स भी चेक की गई थी। मैंने पुलिस को बता दिया था कि 1-2 बार तो मेरी भी उससे बात हुई थी। उसने बताया था कि वो अपनी मंगेतर से मिलने के लिए जा रहा है। अब उसके साथ वहां जाने के बाद क्या हुआ ये मैं नहीं जानता। अदिति से भी पूछताछ की गई क्योंकि लास्ट कॉल मेरे भाई के नंबर पर अदिति की ही थी। अदिति से मेरे भाई की लगभग 4 मिनट तक बात हुई थी। अदिति का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। सारे सबूत अदिति की ही तरफ जा रहे थे क्योंकि मेरा भाई उससे मिलने के लिए गया था और उसकी लाश भी उसके घर के आसपास ही निकली थी। उसकी कॉल डिटेल में सबसे लास्ट कॉल और 4 मिनट की बात भी अदिति से ही हुई थी। हम लोग समझ गए थे कि अदिति ही उसकी कातिल है, मगर अदिति रो रो कर कह रही थी कि उसने उसे नहीं मारा। मेरा खून खौल उठा था कि उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की। आखिर उसने मेरे भाई से किस चीज का बदला निकाला है। मेरा भाई उसे चाहने लगा था, उससे मिलने के लिए बेकरार हो रहा था। इसका मतलब ये था कि उस लड़की ने मेरे भाई को मारने के लिए ही अपने घर बुलाया था। पुलिस वाले चाहते थे कि हम उन्हें एक इशारा दें और वो लोग अदिति को अरेस्ट कर लें क्योंकि हमारी पुलिस में बहुत अच्छी जान पहचान थी। मेरे पापा तो चाहते थे कि अदिति और उसके पूरे परिवार को सजा दी जाए। हो ना हो मेरे भाई की मौत के कातिल वही हैं, उससे पूछताछ की जाए। मगर मैंने पुलिस से कहा था कि यह हमारा फैमिली मैटर है, हम इस केस को खुद ही हैंडल कर लेंगे। पुलिस वालों को मैंने थोड़े से पैसे खिलाए और इस केस को यहीं पर बंद कर दिया था। मेरे मम्मी पापा समझ नहीं पाए थे कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं नहीं चाहता था कि मेरे भाई के कातिल को पुलिस सजा दे। मैं चाहता था कि मेरे भाई की कातिल को मैं खुद सजा दूं। पुलिस उसे अपने हिसाब से सजा देती तो शायद वो सजा मेरे भाई के कातिल के लिए बहुत कम होती, लेकिन मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। सही वाली सजा तो मैं उसे देना चाहता था, इसलिए मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया था। आज वो मेरी दुल्हन बनी कमरे में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी, मगर मेरा उसके करीब जाने का दिल नहीं कर रहा था। फिर मैंने ये भी सोचा था कि मुझे अपने भाई की मौत का बदला भी तो उससे लेना है। अदिति के घर वाले उसकी शादी मेरे साथ करने पर तैयार नहीं थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि हम लोग उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मगर ये कोई इल्ज़ाम नहीं था। सारे सबूत अदिति की ही तरफ जा रहे थे। इसलिए मैंने ज़बरदस्ती अदिति के साथ शादी कर ली और उसे उठाकर अपने घर में ले आया था। वो लोग हमारे सामने गरीब और मामूली से थे, ज़्यादा हाथ पैर भी नहीं मार सकते थे। मैंने उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया था और उनकी बेटी को अपने घर ले आया था। मैं जानना चाहता था कि आखिर उसने मेरे भाई को क्यों मारा। बड़ी मुश्किल से भारी भारी कदम बढ़ाते हुए मैं कमरे में गया तो देखा कि वो बिस्तर पर बैठी हुई फूट फूट कर रो रही थी। वो सिर्फ दुल्हन के रूप में थी, मगर मेरी दुल्हन नहीं थी। फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए शादी की गई थी ताकि मैं इससे अपने भाई की मौत का बदला ले सकूं। मैं बिस्तर पर गया और मैंने जाते ही उसका गला पकड़ लिया और चिल्लाते हुए कहने लगा कि बताओ तुमने मेरे भाई को क्यों मारा है। वो तो डर के मारे अपनी आवाज़ भी नहीं निकाल पा रही थी। मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया तो वो दूर जाकर गिरी थी। वो रोने लगी। मैंने उससे कहा कि ज़मीन पर बैठे बैठे रोती रहो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी आंखों से आंसू ना रुके। मैं बिस्तर पर लेट गया। वो फूट फूट कर रोती रही। मैं उसे देखता रहा और मैं उसे देखते देखते ही सो गया था क्योंकि मैं उसे इसी तरह से तड़पाना चाहता था। सुबह हुई तो मेरी माँ कमरे के अंदर आई। मैं कमरे से बाहर निकल गया था। मेरे घर वालों को भी यकीन हो चुका था कि हो ना हो अदिति ने ही मेरे भाई को मारा है। उन्होंने भी अदिति के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। मेरी माँ ने उसके मुंह पर इतनी जोर जोर से थप्पड़ मारे थे कि उसका होठ फट चुका था, उसके बाल बिखर चुके थे, उसके गाल थप्पड़ों से लाल हो गए थे, उसके होठ से खून निकलने लगा था। मेरी माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। वो बुरी तरह से रो रही थी। मेरी माँ से रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। वो बार बार चीख चीख कर मुझसे कह रही थी कि प्लीज़ अतुल तुम मुझे बचा लो। मैंने अंकुश के साथ कुछ नहीं किया। मैंने उसकी एक न सुनी और बेरहमी से उसे मारता चला गया और मैं कमरे से निकल आया था। उसके घर वाले कई बार आए थे कि हमारी बेटी हमें वापस दे दो, मगर मैंने उन लोगों को जान से मारने की धमकी दी थी और कहा था कि तुम्हारी बेटी अब मेरी पत्नी बन चुकी है, इस घर में तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोगों ने ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बेटी को जेल भेज दूंगा और साथ साथ तुम्हें भी। ये समझ लो कि तुम्हारी बेटी इस घर में मेरी पत्नी की हैसियत से रह रही है। तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं होता तो मुझे बता दो, मैं उसे जेल भेज दूंगा। वैसे भी वो मेरे भाई की कातिल है।
मेरी बात सुनकर वो खामोश होकर हमारे घर से चले गए थे। हमारे पास रुपया पैसा काफ़ी था, इसलिए हम आसानी से अपने पैसे की ताकत दिखा सकते थे। सारा दिन वो कमरे में बंद रहती थी, रोती रहती थी। जब मैं जाता तो तब उसके बाल खींच खींच कर उसे बहुत मारता था। वो बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। उसे पेट भरकर खाना भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि हम उसे इसी तरह से तड़पाना चाहते थे। मेरी बहन, मेरी माँ और मैं, हम सब उस पर अच्छी तरह से हाथ साफ कर लिया करते थे। अपना सारा जुनून, अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया करते थे। मगर वो बार बार मुझसे कुछ कहना चाहती थी। जैसे ही वो मेरे करीब आती, मुझसे रिक्वेस्ट करती, तो मैं उसे मारना पीटना शुरू कर देता था, क्योंकि मुझे उसका गिड़गिड़ाता हुआ चेहरा अपने भाई के कातिल के रूप में नजर आता था। शायद वो जब मेरे भाई को मार रही होगी तो वो भी इसी तरह से उससे रिक्वेस्ट कर रहा होगा। जब उसने मेरे भाई को नहीं बख्शा था तो मैं क्यों इसे बख्शूं? मैं जब रात को उसके साथ कमरे में होता तो वो जोर जोर से रोया करती थी। 3-4 दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मुझे उसकी मनहूस शक्ल बहुत बुरी लगती थी, इसलिए जब रात के समय मैं अपने कमरे में होता तो उसे डांट कर कमरे से निकाल दिया करता था। वो कहती थी कि मैं कहाँ जाऊं। मैं उससे कहता था कि तुम कहीं भी जाओ, बहुत बड़ा घर है, किसी भी कोने में अपना मुंह छुपाकर रो लो, लेकिन मेरे सामने इस कमरे में मत रहा करो। मुझे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं करवट बदलकर लेट गया था। पीछे पलटकर देखा तो वो कमरे से बाहर निकलकर जा चुकी थी। मैंने इग्नोर किया और मैं सो गया था। सुबह जब मैं अपने ऑफिस के लिए तैयार होकर कमरे से बाहर निकला तो देखा कि वो कमरे के बाहर ही जमीन पर बैठी हुई सो रही थी। उसे इस तरह देखकर मुझे उस पर थोड़ा सा तरस आया था, क्योंकि आज से पहले हमने किसी के साथ ऐसा नहीं किया था जैसा हम इसके साथ कर रहे थे। अब हर दिन ऐसा ही गुजरने लगा था। जब मेरी मम्मी को पता चला कि मैं रात के समय से अपने कमरे से निकाल देता हूँ तो मम्मी मुझे डांटने लगी और कहने लगी कि इसका मतलब ये है कि इसकी रातें सुकून से गुजर रही हैं। तुम इसे कमरे में ले जाकर रात भर इसके साथ इतना गलत करो कि इसे एहसास हो कि इसने हमारे बेटे को हमसे जुदा करके कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। उसके साथ इस घर में जो कुछ सुलूक हो रहा था वो भी उसकी बर्दाश्त से बाहर था। मैं से ज्यादा और उस पर क्या सितम करता। वो हर समय रोती रहती थी, इसलिए मैं उसे कमरे से निकालकर खुद सुकून से सो जाया करता था। मैं अपने भाई को कैसे भूलता। आखिरकार मैं उससे बहुत प्यार करता था। उसके सर पर तो सहरा रखा जाना था, मगर वो तो भगवान को प्यारा हो गया था। एक दिन मैं जल्दी ऑफिस से घर आ गया, बहुत थका हुआ था। अपने कमरे में जैसे ही आराम करने के लिए कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो शीशे के सामने अपना चेहरा देख देख कर खुद को मार रही थी और रो रही थी। उसको ऐसा करते देखकर मुझे उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। मैंने ज़ोरदार आवाज़ निकालते हुए कहा कि तुम ये क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? मेरी बात से वो डर गई और फिर कहने लगी, मैं जो भी करूं आपको इससे क्या मतलब? इतना कहकर वो मेरे पास से बाहर निकल गई। मैं उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने मुझे मौका ही नहीं दिया। उस रात वो कमरे में नहीं आई थी। मैंने सोचा चलो अच्छा ही है, उसे अपनी औकात पता चल गई थी। वैसे भी उसे रोज रोज अपने कमरे से निकालना मुझे अच्छा नहीं लगता था। अगले दिन मैं सोकर उठा तो मेरी मम्मी मेरे बराबर में बैठी हुई थी। मुझे जागते हुए देखकर मेरे सर पर हाथ फेरने लगी और कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि तुम अपने भाई की मौत का बदला जरूर लोगे। मैं बहुत खुश हूँ, इस लड़की की यही सजा होनी चाहिए। मैं बड़ी हैरानी से अपनी मम्मी की तरफ देख रहा था कि वो ये क्या कह रही हैं, वो क्यों खुश थी। मैंने आखिर ऐसा भी क्या कर दिया था? मगर मम्मी ने मुझे जो भी बताया था मुझे उनकी कोई बात समझ नहीं आई थी। सुबह के टाइम जब वो मेरे कमरे में आई तो बुरी तरह से रो रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम घर में इधर उधर कहाँ घूमती फिरती हो? मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनहूसियत चारों तरफ फैलाती रहो। वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, मगर मैंने उसकी एक न सुनी और मैं ऑफिस के लिए निकल गया था। 2-3 दिन तक मैंने अदिति को नहीं देखा था। मैं यही सोच रहा था कि मेरे कमरे के अंदर मेरी बहन आ गई और कहने लगी कि भाई आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैंने उससे कहा कि हाँ बताओ, तो वो कहने लगी कि अदिति की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा क्यों, उसे क्या हो गया है? तो वो कहने लगी कि पता नहीं भाई, बस वो हमेशा रोती रहती है और आज तो मैंने उसे गौर से देखा, वो बहुत कमज़ोर हो गई है। मैंने अपनी बहन की तरफ देखा और कहने लगा कि तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों होने लगी? वो कहने लगी कि भाई पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि वो भैया की कातिल है। ऐसा लगता है कि हम उस पर अत्याचार कर रहे हैं। मैंने कहा
वही भैया की कातिल है, क्योंकि सारे सबूत उसी की तरफ इशारा करते हैं। मेरी बहन कहने लगी, लेकिन भाई अभी ये बात क्लियर तो नहीं हुई है ना कि अदिति ने ही हमारे भाई को मारा है। आपने केस अपने हाथ में ले लिया, पुलिस को भी कुछ करने नहीं दिया। मैंने कहा, तुम अपनी बकवास बंद करो और जाओ मेरे कमरे से। वो मेरे कमरे से चली गई थी, मगर ना जाने क्यों अदिति से उसे हमदर्दी होने लगी थी। उसकी बात सुनकर तो 1 मिनट के लिए मैं भी शॉक्ड रह गया था और मुझे भी अदिति की फिक्र होने लगी थी। फिर जब रात को मैं ऑफिस से घर आया तो मैंने देखा कि वो कमरे में बैठी हुई थी। आज 3 दिन के बाद मैंने उसे देखा था। वो सच में बहुत कमजोर लग रही थी। वो आंखें बंद किए हुए सोफे पर लेटी हुई थी। उसे देखकर मेरा दिल एक अजीब सी तकलीफ का शिकार हुआ था। मेरा मन कर रहा था कि मैं बस इसी तरह से उसे देखता रहूं। वो बहुत खूबसूरत थी। उसके चेहरे से नजर हटा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। जिस दिन से अदिति इस घर में आई थी वो एक ही जोड़ी कपड़ों में थी। उसके चेहरे पर उसके बाल पड़े हुए थे। मैं धीरे धीरे उसके करीब गया और उसके चेहरे से बालों को हटाने लगा। मेरा हाथ जैसे ही उसके चेहरे को छूने लगा तो वो घबराकर उठ बैठी थी। मैं भी उसे जागता हुआ देखकर पीछे हट गया था और फिर मैं अपने 1-2 काम करने लगा। जब वो चलते हुए मेरे करीब आई और मेरे पैरों में गिर गई, फूट फूट कर रोने लगी। उसने मेरे दोनों पैर मजबूती से पकड़ लिए और कहने लगी कि प्लीज अतुल, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास छोड़ आओ। तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। मैं बेकसूर हूँ और मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। मैंने अपनी लात मारकर उसे दूर धकेल दिया था। मैंने उससे कहा कि मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो और अब यही तुम्हारा घर है। यहीं पर तुम्हें तड़प तड़प कर जिंदगी गुजारनी है। वो मुझसे कहने लगी कि तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। मैं बेकसूर हूँ। कसूरवार मैं नहीं बल्कि तुम्हारा भाई कसूरवार था, वो भी मेरा। उसके बाकी के शब्द उसके मुंह में ही दम तोड़ गए थे। जब मेरे हाथ का जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था, वो खुद को काबू न कर सकी थी और जमीन पर गिर पड़ी थी। बैठी हुए होने की वजह से उसे चोट तो नहीं आई थी, मगर मेरे हाथ के थप्पड़ ने उसके मुंह से खून निकाल दिया था। उसके गाल पर मेरी 5 उंगलियों के निशान छपकर रह गए थे। मैं काफी देर तक उस पर चिल्लाता रहा था और उससे कहता रहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के बारे में इस तरह की बात करने की, जबकि मैं तो ये समझता रहा कि वो मेरे भाई की कातिल है, तभी तो इस घर में रह रही है और अपनी सजा भुगत रही है। मुझे तो लगता था कि इसका दिमाग अच्छा खासा ठिकाने पर आ चुका होगा, मगर ये तो मेरी गलत फहमी थी। ये लड़की तो खुद मेरे भाई को कसूरवार ठहरा रही थी, जबकि मेरा भाई तो अपनी जान से जा चुका था। मैंने उसे गुस्से से उठाकर बेड पर पटक दिया था। मन तो कर रहा था कि उसे इसी समय जान से मार दूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सका था। न जाने क्यों उसकी आंखों में आते हुए आंसू मेरे दिल को पिघला रहे थे। मैं उसे घूरता हुआ कमरे से बाहर निकलने लगा था जब उसने मुझे आवाज लगाकर कहा कि तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। जल्द ही मेरा इंसाफ होगा और फिर देखना कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। जब तुम्हें सारी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो तुम लोग खुद ही शर्मिंदा हो जाओगे। फिर तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम लोगों ने मेरे साथ कितना गलत किया। उसकी बात मैं समझ नहीं पाया था। मैंने सोचा कि ये पागल हो चुकी है, इसीलिए बड़बड़ा रही है। मैं कमरे से बाहर निकल गया था। कुछ दिन और इसी तरह से गुजर गए थे। जब मैं और मेरे घर वाले अदिति के साथ बुरा बर्ताव करते थे तो सबको सुकून मिल जाता था। सब उसके साथ बुरा इसीलिए करते थे क्योंकि वो मेरे भाई की कातिल थी। मुझे 2 दिन के लिए शहर से बाहर दूसरे शहर में किसी काम के सिलसिले में जाना था। ये बात मेरे मम्मी पापा अच्छे से जानते थे। 2 दिन तक मैं दूसरे शहर में रहा और 2 दिन बाद लौटकर जब अपने घर आया तो मैंने देखा कि मेरे घर वाले सख्त गुस्से में लग रहे थे। मेरी समझ नहीं आई थी कि उन लोगों को आखिर किस बात का गुस्सा है। मेरी मम्मी कहने लगी कि मैंने तो तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें इस लड़की को इतनी बुरी तरह से तंग करना है कि ये अपनी मौत मांगने लगे, ये भी हमारे बेटे की तरह तड़प तड़प कर मर जाए। मगर तुमने तो जो किया है, मुझे उसकी उम्मीद तुमसे नहीं थी। मम्मी की बात मैं समझ नहीं पाया था। मैंने कहा, आप ये क्या कह रही हो? मुझे आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है। मेरी बहन कहने लगी कि भैया आओ, मैं आपको सारी बात समझाती हूँ। मेरी बहन मुझे कमरे के अंदर लेकर चली गई जहाँ पर अदिति लेटी हुई थी। अदिति के हाथ में ड्रिप लग रही थी। मेरी बहन कहने लगी, भैया मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मगर मम्मी पापा और आप इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। मैंने कहा, अब तुम भी मुझे साफ साफ बताओ, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर बात क्या है।
सबके सब पहेलियां बुझा रहे हो। फिर जो बात मुझे मेरी बहन ने बताई उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरी बहन कहने लगी कि भैया अदिति प्रेग्नेंट है। अपनी बहन की बात सुनकर मैं चौंक गया था। मैंने कहा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने तो अभी तक इसे हाथ भी नहीं लगाया। ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। क्या पता ये बच्चा किसका है। मेरी बहन कहने लगी कि भैया ये ऐसी लड़की नहीं है, इसके साथ हम लोगों ने इतना बुरा किया, इस दौरान ये सब कुछ जानबूझकर नहीं कर सकती। और ये बच्चा 2 महीने पहले का है, इसका मतलब आपकी शादी से भी पहले का है। या तो शादी से पहले किसी ने इसके साथ ये सब किया है, या फिर शादी के बाद इसके साथ कुछ गलत हुआ है। मैं जानती हूँ कि ये बच्चा आपका नहीं है, तो फिर ये बच्चा किसका है? इस बात का जवाब तो अदिति ही दे सकती है। जब वो होश में आएगी आपको उससे तसल्ली से बात करनी होगी, क्योंकि इस समय वो प्रेग्नेंट है। मेरी बहन मेरे कमरे से जा चुकी थी, जबकि मेरा ध्यान और दिमाग घूम कर रह गया था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। जब अदिति को होश आया तो मैं जल्दी से उसके पास जाकर बैठ गया और उससे कहने लगा कि अदिति, ये सब कुछ क्या है? ये बच्चा किसका है? और ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। अदिति कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये बच्चा तुम्हारे भाई का है। अदिति ने जब ये बात कही तो दोबारा से मेरा हाथ उस पर उठने ही जा रहा था कि मैंने अपने हाथ को कंट्रोल में कर लिया। अदिति कहने लगी, अभी भी तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, ये बच्चा तुम्हारे ही भाई का है। अगर तुम्हें इस बात का यकीन नहीं आता तो तुम डीएनए टेस्ट करवा सकते हो, उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये तुम्हारे भाई का ही है या नहीं। मैंने अदिति से कहा था कि तुम मेरे भाई पर इल्जाम लगा रही हो। अदिति कहने लगी कि मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, तुमने कभी मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। मैं जानती हूँ कि आज ऐसा वक्त आ गया है कि तुम मेरी पूरी बात सुनकर ही रहोगे, क्योंकि तुम खुद भी जानना चाहते हो कि ये बच्चा किसका है और ये सब मेरे साथ क्यों और कैसे हुआ। अदिति ने मुझे बताया कि उस रात तुम्हारा भाई मेरे घर पर आया था। उसने घर आने से पहले कॉल की थी। उसने कहा था कि वो मुझसे मिलना चाहता है, मगर मैंने उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया था। मैंने कहा था कि मैं इस समय तुमसे नहीं मिल सकती। उसने कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारे मम्मी पापा कहीं दूर शादी में गए हुए हैं और वो कल शाम तक ही घर वापस आएंगे। मैं अपने घर से बाहर हूँ और तुम्हारे घर के बाहर दरवाजे पर खड़ा हुआ हूँ, जल्दी से आकर दरवाज़ा खोल दो। मैंने उसे मना किया, मगर उसने मेरी एक न सुनी। मैं जब दरवाज़ा खोलकर उससे बात करने के लिए गई तो वो ज़बरदस्ती मेरे घर में घुस आया और उसने बहुत नशा किया हुआ था। वो शराब के नशे में धुत था और इस दौरान उसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। मैं बहुत रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसने कहा कि अब तो मेरी तुम्हारे साथ शादी होने जा रही है। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत तड़प रहा था, मगर तुम तो मुझसे बात ही नहीं करती। आज मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है तुमसे बात करने का। वो मेरी इज्जत के साथ खेलकर जा चुका था। मैंने उसे उस रात बहुत बद्दुआएं दी थी, क्योंकि मैं किसी और लड़के से प्यार करती थी। मेरे पेरेंट्स ने जब देखा कि ये लड़का उस लड़के से कई गुना बेहतर है जिससे मैं प्यार करती हूँ, तो उन लोगों ने मेरी मोहब्बत को मुझसे जुदा कर दिया और मेरी शादी तुम्हारे भाई के साथ करने का फैसला कर लिया। मगर मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारा भाई इतना घटिया इंसान है जो शराब के नशे में मेरी इज्जत के साथ मेरे ही घर में आकर खेल कर चला जाएगा। वो मेरे घर से जा चुका था। मैं तो अपनी किस्मत को रो रही थी कि शादी से पहले ही उसने मेरे साथ ऐसा किया है, तो शादी के बाद वो मेरा क्या हाल करेगा। मैं अपने पेरेंट्स के घर आने का इंतज़ार कर रही थी। मैं चाहती थी कि मैं ये रिश्ता ख़त्म कर दूंगी, मगर मुझे इतना वक्त ही नहीं मिल सका और तुम लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने तुम्हारे भाई को मारा है। मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। तुम्हारे भाई को किसने मारा था ये बात मैं नहीं जानती। तुम लोगों ने सिर्फ शक की बुनियाद पर मुझे बिना कुछ किए ही सज़ा दे दी। तुमने मुझसे शादी कर ली और मेरी एक न सुनी। तुम लोगों ने मुझ पर ना जाने कितने अत्याचार किए। मैं तुमसे बार बार यही कहती रही हूँ कि तुम एक बार मेरी बात तो सुन लो, मगर तुमने मेरी एक न सुनी। जब रात के समय तुम मुझे कमरे से निकाल दिया करते थे तो मैं खुद को तकलीफ पहुँचाने की कोशिश करती थी, पागलों की तरह खुद को मारती थी। ये सब देखकर तुम्हारी माँ बहुत खुश होती थी। मैं अपने आप को मारना चाहती थी, मगर हर बार नाकाम रही और मुझे ये बात कई दिनों पहले ही पता चल गई थी कि मैं इस बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इसलिए मैं अपनी जान नहीं ले सकी। अभी भी तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम रिपोर्ट करवा सकते हो।
न जाने क्यों मुझे अदिति की बात पर यकीन तो हो रहा था, लेकिन फिर भी अपने दिल को तसल्ली देने के लिए मैंने उसका डीएनए टेस्ट करवाया था। लेकिन जब डीएनए की रिपोर्ट मेरे हाथ में आई तो मेरे हाथ कांप उठे थे, क्योंकि अदिति बिल्कुल ठीक कह रही थी। इसका मतलब ये था कि मेरे भाई ने उसके साथ दरिंदगी की थी और अदिति जो कुछ भी कह रही थी वो सच था। ये बात मेरे पूरे परिवार के सामने आ गई थी। मेरे भाई का कातिल अभी भी पेंडिंग में था। अदिति ठीक कह रही थी कि मेरा भाई उसका कसूरवार है। मैं अदिति से नजरें नहीं मिला पा रहा था। अदिति के साथ हम लोगों ने बहुत गलत किया था। अपनी गलती पर मेरा पूरा परिवार बहुत शर्मिंदा था कि सिर्फ शक की बुनियाद पर हमें किसी को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। मुझे उस दिन बेहद अफसोस हुआ था। मैंने रो रो कर अदिति से माफी मांगी थी, मगर उसने मुझे माफ नहीं किया था। वो कह रही थी कि अब बताओ मैं इस बच्चे के साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजारूं। इसका बाप तो मर चुका है और तुम लोग मुझे ना जाने किस जुर्म की सजा दे रहे हो। हम सब लोगों ने मिलकर अदिति से माफी मांगी थी। हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। शायद हमने उसके साथ जो किया था उसके लिए तो हमें भगवान भी कभी माफ नहीं करता। और फिर ये बच्चा मेरे भाई का खून था। हम अदिति को यहाँ से जाने भी नहीं दे सकते थे। अदिति अपने घर जाने की जिद कर रही थी। मैंने उसे अपनी कसम दी थी कि प्लीज तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ये बच्चा मेरा भाई का खून है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर एक्सेप्ट करूंगा और इस बच्चे को भी अपना नाम दूंगा। मेरे पापा ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी थी और भैया के कातिल को ढूंढने के लिए कहा था कि मेरे भैया को उन्हीं के एक दोस्त ने मारा था। उसने इसीलिए मारा था ताकि वो मेरे भैया से अपना बदला ले सके। एक बार अंकुश का उसके दोस्त से एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया था। उसके दोस्त को उस समय बहुत इंसल्ट महसूस हुई थी, क्योंकि मेरे भाई ने सबके सामने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। वो इस थप्पड़ का बदला लेना चाहता था। तो उसने जब मेरा भाई अदिति के घर से निकल रहा था तो उसने अपने चेहरे पर रुमाल बांधकर सुनसान सड़क पर मेरे भैया के चाकू से गोदकर उनकी हत्या कर दी। और हम लोगों को यही लगा कि अदिति ने मेरे भैया को मारा है। मेरे भैया के दोस्त को असल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी गई थी। अदिति अपने घर जाने के लिए बेचैन हो रही थी। मैं उसके आगे रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि प्लीज तुम अपने घर मत जाओ। मेरे भाई का बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा है। मगर उसने हमारी एक न सुनी थी। वो फिर भी अपने मायके चली गई थी। मैं और मेरे घर वाले उसे मनाने के लिए उसके घर गए तो अदिति फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती थी कि तुम लोगों ने मुझ पर बहुत सितम ढाए हैं, मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। उसके मम्मी पापा भी हमें बद्दुआएं दे रहे थे। मेरे पापा ने फिर बड़ी मुश्किल से अदिति के पापा को समझाया था कि वो अदिति को मनाए, इस तरह उसकी जिंदगी खराब हो सकती है। हमारा बेटा इस बच्चे को नाम देना चाहता है। फिर भी उसके घर वाले नहीं माने। उन्हें यही लगता था कि उस घर में दोबारा से ले जाने के बाद हम लोग अदिति के साथ फिर से गलत करेंगे। मेरे पापा ने अपनी सारी जायदाद अदिति के और उसके बच्चे के नाम कर दी थी और कहा था कि अब तुम्हें हमसे कोई खतरा नहीं होगा। हमने अपना सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के नाम कर दिया। अगर तुम्हें लगे कि हम लोग तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते तो तुम हमें घर से निकाल सकती हो, क्योंकि अब तुम हमारी जायदाद की मालकिन हो। अदिति ने ये सब कुछ बड़ी गहराई से सोचा था और फिर उसने सोचकर कुछ दिनों के बाद मुझे जवाब दे दिया था कि वो मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार है। मैं और मेरे घर वाले बहुत खुश हुए थे कि उसने हमें माफ कर दिया था। और फिर जब अदिति मेरे घर आ गई तो उसने कुछ समय के बाद एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। अदिति और उसका बेटा अब इस घर के मालिक हैं। मैं अदिति से बहुत प्यार करता हूँ। वक्त के साथ साथ मैंने उसके दिल में अपनी मोहब्बत जगा दी थी। ये सब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि अदिति मुझसे नफरत करने लगी थी। लेकिन फिर कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं और मेरे घर वालों ने जी तोड़ कोशिश की थी कि अदिति हमें दिल से माफ कर दे, क्योंकि वो हमें माफ तो कर चुकी थी और हमारे साथ रह भी रही थी, मगर उसका दिल हमारे साथ नहीं मिलता था। वक्त के साथ साथ वो बिल्कुल ठीक हो गई। हम दोनों पति पत्नी एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी किसी पर सिर्फ शक करके उसकी जिंदगी तबाह न करें। उसके बारे में सारी जांच पड़ताल निकालें, उसी के बाद कोई फैसला करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।